29th ऑफ जुलाई को यूनियन कैबिनेट ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया, दैट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. The sad thing is that this policy has been brought out by India after long 34 years. इसका मतलब जो एजुकेशन सिस्टम अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे थे, that was 34 years old. And education, along with health and the overall infrastructure, is one of the most crucial sector which is important for the progress and growth of any nation. और हमारे देश में एजुकेशन को पिछले 34 सालों से साइडलाइन किया गया, एक तरीके से इग्नोर किया गया. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द की हाइलाइट्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड वी शैल आल्सो बी एनालाइजिंग ऑल दीज प्रोविजंस फ्रॉम द फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव कि उनकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है. बट बिफोर जंपिंग ऑन टू दैट वी वुड फर्स्ट लाइक टू लुक इनटू द ओवरऑल इवोल्यूशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ड किस पे है. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ आवर एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, because only then we will be able to better analyze the significance and relevance of the new education policy that has been brought out by the government of India. तो एजुकेशन सिस्टम की अगर हम एवोल्यूशन की बात करें देन वी विल सी कि एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन वाज मोर और लाइक ट्रेडिशनल इन नेचर. मतलब गुरुकुल्स थे, मद्रासास थे जो एजुकेशन को इम्पार्ट किया करते थे एंड इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन मास ऑफ पीपल, मतलब वो यूनिवर्सल नहीं था. देन केम द ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स को ही क्रेडिट दिया जाता है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम और द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जैसे कि हम उसको बोलते हैं. तो ब्रिटिशर्स ने 1813 के इंडियन चार्टर एक्ट के थ्रू पहली बार फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी. 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिशर्स ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक सम एलोकेट किया फॉर द लर्निंग लिटरेचर एंड साइंस. हालांकि उसके पहले भी कुछ अटेम्प्ट्स किए गए थे बाय द ब्रिटिशर्स, लाइक इन 1791 वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश किया था. सिमिलरली उसके 10 साल पहले यानी कि 1780s में कलकत्ता में एक मद्रासा सेटअप करी थी. बट अगेन those were the attempts to extend the ongoing or the coming Indian traditional knowledge or the Indian traditional education system. But through the Charter Act of 1813, Britishers ने for the first time establish किया the objective of imparting education to the Indian masses. इसके बाद जो next major development हुआ that was in the 1850s जहां पे Wood's Dispatch हमें देखने को मिला. Wood's Dispatch is also called as the Magna Carta of the Indian education system because it laid the foundation of the existing education system that we witness. जो हम प्राइमरी से कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन हमारे देश में देखते हैं वो बेसिकली वुड्स डिस्पैच ने क्रिएट करी थी. एंड आफ्टर दैट कुछ डिबेट्स इमर्ज हुए इंडिया में, लाइक द डिबेट ऑफ ओरिएंटलिस्ट वर्सेस द एंजेलिसिस्ट. इनकी डिबेट बेसिकली ये थी कि एजुकेशन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के बेसिस पे होना चाहिए कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पे होना चाहिए. तो ऐसी डिबेट्स चलती रही काफी टाइम तक. एंड द अनदर डिबेट वाज टू चूज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द लैंग्वेज दैट हैज टू बी गिवन टू द इंडियन मासेस. तो इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होनी चाहिए या इंडिया की लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होनी चाहिए. इस पे भी काफी डिबेट्स चली. तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एंड द ब्रिटिशर्स फॉलोड दिस सिस्टम टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. यहां पे एक बात समझनी जरूरी है, दैट इज द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स टू गिव द एजुकेशन टू द इंडियन मासेस. उनका जो इंटेंशन था दैट वाज टू एजुकेट द इंडियंस सो दैट दे कैन बी यूज्ड टू असिस्ट द ब्रिटिशर्स इन गवर्निंग द इंडिया. तो उनका एक सेल्फिश मोटिव था बिहाइंड गिविंग द एजुकेशन टू द इंडियन मासेस. ये हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे लीडर्स को बहुत क्लियरली पता था. दैट इज व्हाई दे डिसाइडेड to come up with the new education system suiting the needs of the new India और the independent India. इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस
टिल 1960s काफी सारे कमीशंस कॉन्स्टिट्यूट किए, लाइक द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड अ कमीशन फॉर द ओवरऑल एजुकेशन, दैट इज द कोठारी एजुकेशन कमीशन। इन कमीशंस के रिकमेंडेशन के बेसिस पे इंडिया की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, दैट इज इन द 1968 अंडर द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इस पॉलिसी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज टू रेडिकली रीस्ट्रक्चर द ओवरऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा कि ब्रिटिशर्स का एक अपना इंटेंशन था बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द वेस्टर्न एजुकेशन टू इंडिया, उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई। एंड इट वाज वेरी मच क्लियर इन द पॉलिसी इटसेल्फ एज इट टॉक्ड अबाउट द रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिस्टम। इट आल्सो टॉक्ड अबाउट गिविंग द एजुकेशन टू ईच एंड एवरीवन सो दैट इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कैन बी अवेल्ड बाय द इंडियन सिटीजंस। तो पहले जो एजुकेशन सिस्टम रेस्ट्रिक्टेड था, उसकी एक्सेसिबिलिटी काफी कम थी, उन सारी चीजों को यहाँ पे ओवरकम करने की कोशिश करी गई। Next important thing about this policy was its three language formula. Three language formula के पीछे basic intention था to reduce the gulf between the intelligentsia and the masses. इन दोनों के बीच में जो एक intellectual difference है, उसको reduce करने का यहाँ पे एक objective mention था। After this policy, through the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया। कॉन्करेंट लिस्ट से मतलब है कि इस सब्जेक्ट पे, मतलब एजुकेशन पे, सेंटर भी लॉज बना सकता है और स्टेट्स भी अपने लॉज बना सकते हैं। तो स्टेट्स का इक्वल पार्टिसिपेशन सीक किया गया थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट पॉलिसी के 20 साल बाद इंडिया की सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया एंड दिस पॉलिसी वाज ब्रॉट अंडर द राजीव गांधी गवर्नमेंट। इस पॉलिसी के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, दैट इंक्लूडेड टू रिमूव द डिस्पैरिटीज इन द इंडियन सोसाइटी थ्रू एजुकेशन। तो इस पॉलिसी में भी इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को एम्फेसिस दिया गया और स्पेशल फोकस किया गया अपॉन द वल्नरेबल सेक्शंस लाइक विमेन, एससीज एंड एसटीज, ताकि इंडिया में एक सोशल इंटीग्रेशन हो सके थ्रू द एजुकेशन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ 1986 वाज दैट इट वाज चाइल्ड सेंटर्ड। इट अडॉप्टेड अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन में काफी ज्यादा फोकस किया गया और उस वक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लॉन्च किया गया। The target set for the education was 6% of the GDP if we talk about in terms of funding that was allocated to the education. 1986 की इस पॉलिसी को नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में 1992 में मॉडिफाई किया गया, but since those modifications were not that significant, so we are not gonna discuss those modifications in this video, but we definitely will talk about some of the flagship and the watershed schemes which were brought in by the government in the education sector. So some of the schemes were like the district primary education program, जो कि प्राइमरी एजुकेशन को अगेन ओवरऑल और यूनिवर्सलाइज करने के लिए लेके आया गया था 1994 में। अगेन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लाया गया फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लाया गया फॉर द हायर एजुकेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप इनिशिएटिव वाज टू ब्रिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट ने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करी टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री एजेड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करी गई और इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया अंडर आर्टिकल 21A। बिफोर दिस एक्ट, दिस प्रोविजन वाज मेंशन्ड ऑलरेडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, बट इट वाज not a fundamental right, it was not compulsory, it was just a directive principle. Right to Education Act के बाद एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम आया, दैट इज द समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान एक अम्ब्रेला स्कीम थी जिसके एम्बिट में 3 स्कीम्स को मर्ज किया गया। फर्स्ट वाज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सेकंड वाज टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड थर्ड वाज द सर्व शिक्षा अभियान। इन तीनों स्कीम्स को मर्ज किया गया और समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया। अब अगर हम बात करें अबाउट द अपैरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दीज स्कीम्स, देन वी विल कम टू नो कि इन स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव था टू एक्सटेंड द रीच ऑफ द एजुकेशन इन आवर कंट्री।
मतलब जो पॉलिसी ऑफ 1986 ने सेट किया था, एस्टैब्लिश किया था, उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करी गई थ्रू दीज पॉलिसीज, एक्सेप्ट द समग्र शिक्षा अभियान। बिकॉज समग्र शिक्षा अभियान के ऑब्जेक्टिव में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज द लर्निंग आउटकम्स। मतलब लर्निंग आउटकम्स पे पहली बार एम्फोसिस दिया गया थ्रू द स्कीम्स। रेस्ट ऑफ द स्कीम्स डिड द वर्क ऑफ एक्सटेंडिंग द पॉलिसी गाइडलाइंस मेंशन्ड अंडर द 1986 पॉलिसी। जब 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई तो बीजेपी आई। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन करा था कि वो एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आएगी, और इसीलिए उसने एक कमेटी फॉर्म करी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टीएसआर सुब्रमण्यम। टीएसआर सुब्रमण्यम ने अपनी कुछ गाइडलाइंस दी और उसको गवर्नमेंट ने स्टडी करने के बाद एक सेकंड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी, दैट वाज द कस्तूरी रंजन कमेटी। कस्तूरी रंजन कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 लेके आई गई, एंड दिस ड्राफ्ट which has now been approved by the union government, and it is called National Education Policy 2020. So this was a briefing about the evolution of the education system of our country right from the ancient times till 2020. But still we cannot analyze the provisions of the new policy because we don't know much about the limitations of the existing education system of our country. तो अगर हम existing education system के structure की limitations को जान लेते हैं, then it will become very easy for us to analyze the significance and relevance of this new policy. इसके लिए सबसे important है to know the definition of education, कि education का मतलब क्या होता है। And the best definition were given by two Indian leaders. First was Swami Vivekanand and second was Mahatma Gandhi. According to Swami Vivekanand, education is the manifestation of the perfection which is already in a man. तो हम सब के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है और एक एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, तो उस एलिमेंट ऑफ परफेक्शन को जो बाहर ला सके, दैट इज एजुकेशन। एंड ऑन द सेम लाइंस द थॉट्स वर ऑफ महात्मा गांधी। So these are two great leaders who defined education for us. इन definitions के अलावा 6 पैरामीटर्स हैं जिनको यूज किया जाता है टू असेस the overall existing education system not only of India but of any country. ये 6 पैरामीटर्स में जो फर्स्ट 3 पैरामीटर्स हैं, दे आर अवेलेबिलिटी, मतलब क्या एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है जहां पे लोग जाके उसे अवेल कर सकें। सेकंड इज एक्सेसिबिलिटी, जो एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है क्या वो एक्सेसिबल है फॉर ईच एंड एवरीवन। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी, दैट इज जो एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, क्या वो अफोर्डेबल भी है। द फोर्थ पैरामीटर इज क्वालिटी, कि जो भी एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल भी है, क्या वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो क्वालिटी है ये 2 टाइप की होती है, द क्वालिटी इम्पार्टेड बाय द टीचर्स इन द इंस्टीट्यूशंस एंड द क्वालिटी आउटकम्स व्हिच आर गिवन आउट बाय द स्टूडेंट हु हैज बीन taught. So these are first 4 parameters and the last 2 parameters are accountability and applicability. तो accountability ये हमें बताती है कि अगर ये स्टार्टिंग के 4 पैरामीटर्स फेल होते हैं या इनमें से कोई एक भी फंक्शन नहीं करता है, तो क्या कोई एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको हम रिस्पॉन्सिबल बोल सकें या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हो कि वो एजुकेशन सिस्टम के सारे पैरामीटर्स राइटली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करें। सो द 5th पैरामीटर बिकम्स अकाउंटेबिलिटी एंड द 6th इज एप्लीकेबिलिटी, कि अगर एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, उसमें क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करी जा रही है, लेकिन क्या ये पूरा एजुकेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम ये एप्लीकेबल है इन द करंट टाइम्स। क्या इस एजुकेशन का कोई यूज हो पा रहा है या इस एजुकेशन से एक ह्यूमन बीइंग का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पा रहा है, ये जो चेक करने की पैरामीटर है दैट इज द एप्लीकेबिलिटी पैरामीटर। तो अगर हमें लिमिटेशंस डिस्कस करनी है देन वी विल डू इट ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स। एजुकेशन सिस्टम को असेस करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में। फर्स्ट इज द स्कूल एजुकेशन एंड सेकंड इज द हायर एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की अगर हम पहली बात करें देन वी विल कम टू नो कि जो पहले 3 पैरामीटर्स हैं दैट इज अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, वो प्राइमरी सेक्शन पे तो कंप्लीटली सक्सेस है, बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन में अगर आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखेंगे देन इट इज मोर देन सेटिस्फैक्टरी
सेटिस्फैक्टरी और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में किसी भी प्रकार की अब बायसनेस नहीं देखने को मिलती है, थैंक्स टू दी RTE एक्ट, बिकॉज उसने कंपलसरी और फ्री बनाई एजुकेशन एटलीस्ट फॉर द चिल्ड्रन हु आर बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन अगर हम फोर्थ पैरामीटर चेक करें, दैट इज द क्वालिटी पैरामीटर, देन मैं सिर्फ एक रिपोर्ट कोट करना चाहूंगा टू गिव यू द रिजल्ट, एंड दैट इज द रिपोर्ट गिवन आउट बाय द प्रथम NGO। द रिपोर्ट इज ASER, दैट इज एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ 2019। ये वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल रिपोर्ट्स है जो इंडिया में रिलीज की जाती है। इस रिपोर्ट में ये मेंशन था सिर्फ 16% स्टूडेंट्स हैं जो अपना प्रिस्क्राइब्ड कोर्स रीड आउट कर सकते हैं, और 40% स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 वर नॉट इवन एबल टू रीड द लेटर्स। तो ये क्वालिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्राइमरी लेवल पे। देन सेकेंडरी लेवल पे अगर हम बात करें, देन अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पैरामीटर तो काफी हद तक सक्सेसफुल है, बट जो सेकंड पैरामीटर था एक्सेसिबिलिटी, वो यहाँ पे थोड़ा सा फेल होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दी मेल एंड फीमेल एनरोलमेंट रेशियो, जिससे क्लियरली समझ में आता है कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल माइंडसेट है वो आज भी प्रिवेल करता है, जिसके कारण लड़कियों को एजुकेशन सेकेंडरी लेवल या उसके बाद नहीं दी जाती है और मेल्स को प्रेफर किया जाता है। एंड ड्रॉप आउट रेट्स हाई होने का मतलब यह है कि उनको हाउस होल्ड वर्क्स में एंगेज किया जाता है या किसी और कारण उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करवाई जाती है। अब यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट अगेन पिक्चर में आता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में 6 से 14 साल था, मतलब 3 से 6 साल वाले जो लोग हैं वो मिसिंग हैं, और 14 से 18 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मिसिंग हैं। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट भी फेल होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स का जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है दैट इज फ्रॉम 3 to 6 years दैट इज मिसिंग इन आवर कंट्री। एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 90% ऑफ द ब्रेन्स डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड टेक्स प्लेस टिल 5 years ऑफ हिज और हर एज। और इंडिया में क्योंकि 3 to 6 years तक एम्फोसिस नहीं दिया जाता, इसीलिए हमारे यहाँ चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं डेवलप हो पाता। सेम इज द केस आफ्टर 14 years, बिकॉज 14 years के बाद RTE एक्ट के एंड से सपोर्ट नहीं मिलता है, और इसी कारण एक चाइल्ड अपनी एजुकेशन फर्दर परस्यू नहीं कर पाता, बिकॉज उसे उसके बाद पैसे देने पड़ते हैं और अफोर्डेबिलिटी पैरामीटर वहां पे फेल हो जाता है। तो ये थी एक ब्रॉड बेस्ड स्कूल एजुकेशन की लिमिटेशंस। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में सारे पैरामीटर्स फेल होते हैं, राइट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी टू एक्सेसिबिलिटी टू अफोर्डेबिलिटी टू क्वालिटी टू एप्लीकेबिलिटी। अगर आप अवेलेबिलिटी की बात करें तो हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 25% है, और उसमें भी जेंडर बायसनेस है, कास्ट बायसनेस है, क्लास बायसनेस है और रीजनल बायसनेस है। मतलब अर्बन रूरल बायसनेस है, मेल फीमेल बायसनेस है, अपर कास्ट लोअर कास्ट बायसनेस है, और रिच एंड पुअर बायसनेस है, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है यूनिफॉर्मली अक्रॉस द कंट्री फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन। तो अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों पैरामीटर्स फेल होते हैं। अफोर्डेबिलिटी की अगर बात करी जाए, देन अगेन हायर एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज क्वालिटी। क्वालिटी पैरामीटर हायर एजुकेशन में इंडिया में फेल होता है। हायर एजुकेशन का जो करिकुलम है दैट इज नॉट इंडस्ट्री रिलेवेंट, and this is one of the biggest reasons that why some of the important industries or companies of the world or of the global scale are not willing to come to India, because India में उन companies को उस level की productivity नहीं मिलती है जो वो expect करते हैं। So overall education system की अगर हम limitations list out करना चाहें, then we will see कि quality parameter especially in terms of learning outcomes बहुत poor है, जिसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। राइट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे फोकस नहीं किया गया, जिसके कारण कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाया और वो स्टूडेंट वीक रह जाता है। नेक्स्ट इज पुअर टीचर प्यूपिल रेशियो, मतलब जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो है इंडिया में वो काफी ज्यादा है, जिसके कारण कल्चर ऑफ रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग नहीं डेवलप हो पाती है क्लासरूम्स में। करिकुलम्स हमारे स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, दोनों के करिकुलम्स आउटडेटेड हैं, पीरियोडिकली रिवाइज नहीं होते हैं, सूटिंग द इंडस्ट्रियल
सोशल नीड्स, वोकेशनल लर्निंग एंड काउंसलिंग पे फोकस नहीं दिया जाता है, एंड इट इज एक्चुअली मिसिंग स्पेशली इन दी स्कूल एजुकेशन लेवल, बिकॉज स्कूल एजुकेशन लेवल पे वोकेशनल लर्निंग भी नहीं दी जाती है और एजुकेशनल काउंसलिंग भी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। जो एजुकेशन हमें दी जा रही है वो कितनी एप्लीकेबल है इन द आउटसाइड वर्ल्ड। देन वी सी द नेक्स्ट लिमिटेशन इन द फॉर्म ऑफ बायसनेस। तो बायसनेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हर लेवल पे है, दैट इज एट द लेवल ऑफ रीजन्स, कास्ट, क्लास एंड इवन जेंडर और सेक्स। तो ये बायसनेस 1986 और इवन उसके पहले की पॉलिसीज कोशिश कर रही हैं रिड्यूस करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020 तक ये बायसनेस हम दूर नहीं कर पाए हैं। द नेक्स्ट लिमिटेशन इज द क्लस्टर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। क्लस्टर्ड से ये मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है टू सर्टेन प्लेसेस और लोकेशंस, या वो रेस्ट्रिक्टेड है टू सर्टेन सेक्टर्स। लाइक प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस है हायर एजुकेशन में। सिमिलरली रीजन वाइज अगर देखा जाए तो अर्बन सेंटर्स जो हैं दे आर द मेजर क्लस्टर्स ऑफ द एजुकेशन। तो रूरल यूनिवर्सिटीज जो एक कॉन्सेप्ट था 1986 में इंट्रोड्यूस किया था वो अभी तक रियलाइज नहीं हो पाया है। नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम इज ऑफ द हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में वर्टिकल मोबिलिटी हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स ऑप्ट करता है तो वो अपने थ्रू आउट कैरियर में मैथ्स परस्यू कर सकता है और वर्टिकली मूव ऑन कर सकता है। बट अगर उसे अपनी स्ट्रीम चेंज करनी हो, मतलब उसे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होना हो, तो ये मुश्किल है हमारे देश में, बिकॉज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी को फैसिलिटेट करने जैसी कोई चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी लेके नहीं आई गई। इसका मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज मोर रिजिड एंड लेस फ्लेक्सिबल। एंड द लास्ट लिमिटेशन दैट वी टॉक अबाउट is that of financing, that is funds। 1986 की पॉलिसी में कहा गया था कि 6% ऑफ द जीडीपी स्पेंड किया जाएगा ऑन द एजुकेशन सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द वर्ल्ड बैंक, इंडिया सिर्फ 3% ऑफ द अमाउंट स्पेंड करता है ऑफ इट्स एंटायर जीडीपी ऑन द एजुकेशन सेक्टर। और ये जो 3% है ये भी कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है सिंस पास्ट फ्यू ईयर्स, एंड इट इज एट अबाउट 1.7% ओनली एट प्रेजेंट। ये सारी लिमिटेशंस थे एजुकेशन सिस्टम की जो स्टडी करना जरूरी था बिफोर कमिंग ऑन टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अब हम डिस्कस करेंगे द की हाइलाइट्स एंड प्रोविजंस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो दो मेजर पॉइंट्स हैं, फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द फंडिंग। फंडिंग यहाँ पे वापस 6% ऑफ द जीडीपी प्रॉमिस करी गई है, सेम एज इट वाज डन इन द 1986 पॉलिसी। सेकंड इज दैट द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये जो चेंज ऑफ नेम है दैट इज मोर रियलिस्टिक एंड इज अ वेलकम मेजर, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो वो मिनिस्ट्री नहीं देखती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हेल्थ भी आता है, एजुकेशन भी आता है और काफी सारी चीजें आती हैं, वेयर एज मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी सिर्फ एजुकेशन देखती थी। इट इज बेटर टू गिव इट अ मोर pragmatic name, that is Ministry of Education. We shall be seeing school education related reforms as they have been given out in the new education policy 2020. तो यहाँ पे जो सबसे पहला और important reform mentioned है that is the change of the pedagogical structure। जो 10+2 का structure format अभी तक हम follow करते आ रहे थे and which was spelled out by the 1986 policy, that has been done away with and a new pedagogical structure has been introduced। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक नया स्ट्रक्चर आया है दैट इज 5+3+3+4। डिकोड अगर हम करें तो हमें समझ में आएगा कि जो स्टार्टिंग के 5 इयर्स हैं दोज आर द फाउंडेशनल इयर्स। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम 3 साल से 8 साल के बच्चों को इंक्लूड कर रहा है जो अभी तक मिसिंग थे। अभी तक आरटीई एक्ट में हमने देखा था कि 6 से स्टार्टिंग हो रही है। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे एम्फोसिस दिया गया है बाय इंक्लूडिंग चिल्ड्रन राइट फ्रॉम द 3 years ऑफ देयर एज, एंड दिस गोज ऑन
till 18 years of their age. राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो लिमिटेशंस थे वो इस पॉलिसी ने ओवरकम किए हैं बाय इंक्लूडिंग चिल्ड्रन राइट फ्रॉम 3 years till 18 years. तो जो फर्स्ट 5 years होंगे those will be foundational. Here the emphasis would be given upon the activity based learning. तो जो 3 से 6 साल होंगे those would be आंगनवाड़ी trainings and then class 1 and class 2. And all these years the students will learn through activities. Next जब स्टूडेंट 8 साल का हो जाएगा तो 8 से 11 साल तक दैट इज जब वो क्लास 3rd से क्लास 5th में आ जाएगा या आ जाएगी उसकी लर्निंग एक्टिविटीज जो हैं दे विल बी बेस्ड अपॉन इंटरैक्टिव क्लास बेस्ड लर्निंग. तो पहले एम्फेसिस दिया जाएगा अपॉन द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देन द एम्फेसिस वुड बी गिवन अपॉन द क्लास बेस्ड इंटरैक्टिव लर्निंग. तो इससे इंश्योर किया जा रहा है cognitive development of a child by taking into consideration the importance of the early childhood care education. Next would be experience based learning जो एक बच्चा सीखेगा when he or she will be in the class 6 to 8 जो वो सीखेंगे after activity based learning and class based interactive learning. Next would be last 4 years that is from class 9th to 12th. यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे ऑन द सब्जेक्ट्स दैट दे चूज टू स्टडी. तो जो चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक मिसिंग थी और जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट थी लाइक द कॉग्निटिव डेवलपमेंट लाइक द क्रिटिकल थिंकिंग लाइक द क्रिएटिव थिंकिंग वो सारी चीजें अब यहाँ पे इंक्लूड करी गई हैं बाय गिविंग एम्फेसिस टू द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड ऑल्सो टू द एजुकेशन आफ्टर 14 years of age which was absent in our country till now. तो पेडागोगिकल स्ट्रक्चर को सिर्फ रिफॉर्म नहीं किया है यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया है. And also there has been extension of the Right to Education Act right from 3 years of age till 18 years of age by mentioning to bring about 2 crore students into the mainstream education system who were till now out of the education system. Early childhood care and education जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस पे एक फ्रेमवर्क भी बनाने की बात करी है that is the National Circular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education. तो ये फ्रेमवर्क NCERT डेवलप करेगा which would be applicable to students till age 8. 5 साल है उसमें ये फ्रेमवर्क अप्लाई करेगा. For the better cognitive development, the emphasis has been given to the foundational literacy and the numeracy courses. ASER रिपोर्ट जो प्रथम एनजीओ रिलीज करता है जिसकी बात हमने कुछ देर पहले करी थी उसने भी 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या कंपोनेंट्स बताए हैं which are crucial for any child's development and those include cognitive development, early language, अर्ली न्यूमरेसी एंड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. तो ये 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड और इसीलिए इस पॉलिसी में भी ये क्लियरली मेंशन्ड है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे एक नेशनल मिशन लेके आएंगे एंड अ स्पेशल एम्फेसिस वुड बी गिवन टू दीज थिंग्स. प्राइमरी स्कूल्स में यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी अचीव करने की बात करी है और इसका इंप्लीमेंटेशन स्टेट्स करेंगी एंड द टारगेट सेट टू अचीव द यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी इज 2025 एंड ऑल्सो देयर हैज बीन अ लॉन्च ऑफ नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी जिसके थ्रू रीडिंग हैबिट को एंकरेज किया जाएगा अमंग द स्टूडेंट्स एंड द मासेस. अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें इन द स्कूल करिकुलम देन वी विल गेट टू नो कि स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है ऑन द क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग. इसी कारण बोर्ड एग्जाम्स को भी काफी ईज डाउन किया गया है और अब बोर्ड एग्जाम्स साल में 2 बार होंगे. दे वुड बी हेल्ड टू असेस द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ स्टूडेंट. तो स्टूडेंट को फर्दर फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं. दे कैन चूज देयर सब्जेक्ट्स एंड देयर वुड बी नो रिजिड सेपरेशंस नाउ बिटवीन डिफरेंट स्ट्रीम्स लाइक जो हमारे टाइम पे आर्ट्स साइंस मैथ्स अलग अलग हुआ करते थे इस टाइप के अब सेपरेशंस नहीं होंगे कोई वॉल्स नहीं होंगी. देयर वुड नाउ बी मोर एक्सपोजर फॉर अ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स और एनसीईआरटी को ये रोल दिया गया है टू डेवलप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन. तो कंप्लीट ओवरऑलिंग की गई है ऑफ द करिकुलम ऑफ द स्कूल एजुकेशन जो अभी तक रिवाइज नहीं हो रहा था और अपडेट भी उतना फ्रीक्वेंटली नहीं किया जा रहा था. नेक्स्ट एम्फेसिस हैज बीन गिवन अपॉन द मल्टीलिंगुअलिज्म. तो जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था जो कस्तूरी रंजन कमेटी ने भी प्रपोज किया था जिसके बाद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था वो अब टोन डाउन कर दिया है एंड ऑलमोस्ट द कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स मेंशन्ड इन दैट हैव बीन ड्रॉप्ड नाउ and complete freedom has been given to the states
to choose 3 languages from the regional language or any local language as a medium of instruction till at least grade 5 and preferably till grade 8. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मोस्ट लाइकली अब लोकल लैंग्वेज होगी या मदर टंग ही रहेगी, बिकॉज महात्मा गांधी का भी यही कहना था कि जो एजुकेशन आप देते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट लैंग्वेज शुड बी द मदर टंग, बिकॉज उसमें बच्चे को बहुत ईजी होता है समझना, रीजन करना और क्वेश्चन करना. इट हैज ऑल्सो बीन डिसाइडेड कि कोई भी लैंग्वेज इंपोज नहीं की जाएगी किसी भी स्टूडेंट पे, एंड दे विल बी गिवन ऑप्शंस टू चूज लैंग्वेजेस फ्रॉम. फॉरेन लैंग्वेजेस भी स्टूडेंट्स को ऑफर करी जाएंगी चूज करने के लिए एट द सेकेंडरी लेवल. एंड द नेक्स्ट गुड थिंग इन दिस पॉलिसी इज कि इंडियन साइन लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने की बात करी गई है इन दिस न्यू पॉलिसी. असेसमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें इन द स्कूल एजुकेशन, तो हमने बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड रिफॉर्म्स तो देख लिए कि बोर्ड एग्जाम्स अब साल में 2 बार होंगे और सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसीज चेक करेंगे स्टूडेंट की. तो बोर्ड एग्जाम्स को कंप्लीटली रीडिजाइन किया जाएगा. एंड ऑल्सो अ शिफ्ट हैज बीन सॉट बाय दिस पॉलिसी, अ शिफ्ट फ्रॉम समेटिव असेसमेंट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट्स. तो एक साथ या एक टाइम पे जो असेसमेंट्स किए जाते थे स्टूडेंट के, कि पूरे साल में एक फाइनल एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि वो स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिलने चाहिए, स्टूडेंट नेक्स्ट ग्रेड में जाएगा या नहीं जाएगा. वो सिस्टम अब चेंज करके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का स्ट्रक्चर और अप्रोच लेके आई जाएगी टू दिस न्यू पॉलिसी. ऑल्सो अ नेशनल असेसमेंट सेंटर दैट इज परख would be formed, which would be standard setting body. तो परख का काम ये होगा कि वो नेशनल असेसमेंट के स्टैंडर्ड्स को सेट करेगा. तो इससे यूनिफॉर्मिटी आएगी अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स. नेक्स्ट बिग रिफॉर्म्स मेंशन्ड आउट हियर आर जेंडर इंक्लूजन फंड एंड द सेटिंग अप ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन्स. तो जो एजुकेशनली बैकवर्ड रीजन्स या जोन्स हैं वहां पे एजुकेशन के क्लस्टर्स बनाए जाएंगे. हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में एक बाल भवन बनाया जाएगा जो कि डे बोर्डिंग स्कूल्स होंगे, और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि वो 5+3+3+4 फॉर्मेट को कंप्लीटली फॉलो करें, उसे कंप्लीटली अडियर करें. तो ये पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव बना रही है, जो 1986 में भी टारगेट था कि डिस्पैरिटीज को हटाया जाए और एजुकेशन को यूज किया जाए टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ईच एंड एवरीवन. दिस पॉलिसी इज अगेन टारगेटिंग टू मेक एजुकेशन सिस्टम मोर इंक्लूसिव. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इज विद रिस्पेक्ट टू द टीचर्स ट्रेनिंग एंड टीचर्स क्वालिटी. तो टीचर्स का जो भी प्रमोशन होगा वो मेरिट बेस्ड होगा, और ये रूल ला दिया गया है कि 2030 के बाद से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनी टीचर वुड बी एटलीस्ट अ 4-year B.Ed प्रोग्राम. एंड ऑल्सो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एक फ्रेमवर्क है जो NCERT बनाएगा फॉर द एजुकेशन ऑफ टीचर्स. नेक्स्ट एरिया जहां पे एजुकेशन पॉलिसी टारगेट करता है दैट इज द अकाउंटेबिलिटी पैरामीटर. यहां पे मेंशन किया गया है ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर्स विच विल बी यूज्ड फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी. इसके साथ ही स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी भी डेवलप करी जाएगी या सेटअप करी जाएगी, एंड स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड क्रेडिटेशन फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. So these were some of the major reforms with respect to the school education mentioned under the National Education Policy of 2020. Now we shall come on to the higher education reforms mentioned under the NEP 2020. So the first target mentioned under the National Education Policy is with respect to increasing the gross enrollment ratio. जो हमने देखा था कि gross enrollment ratio higher education में near about सिर्फ 25% है, उसे increase करने की बात करी गई है to about 50% by 2035, जिसके लिए 3.5 करोड़ new seats will be added to the higher education system of our country. 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रिफॉर्म अटेम्प्ट किया जा रहा था, that was to change the 3-year UG courses to 4-year UG courses. लेकिन वो प्रोग्राम तब अप्लाई नहीं हो पाया, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया ड्यू टू द सीवियर प्रोटेस्ट, और वही रिफॉर्म अब ये पॉलिसी लेके आई है to change the UG courses from 3
ईयर प्रोग्राम टू 4 ईयर प्रोग्राम। तो अब जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होंगे इंडिया में वो 4 साल के होंगे, लेकिन उन 4 सालों में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी बाय गिविंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस टू द स्टूडेंट्स। जो लिमिटेशन हमने डिस्कस करी थी कि इंडिया में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो लिमिटेशन को यहाँ पे आयरन आउट करने की कोशिश करी गई है। तो स्टूडेंट्स अगर चाहें तो फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट कर सकते हैं एंड दे विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट। इफ दे ड्रॉप आउट इन द सेकेंड ईयर दे विल बी गिवन अ डिप्लोमा। इफ दे ड्रॉप आउट इन द थर्ड ईयर दे विल बी गिवन अ डिग्री, एंड इफ दे चूज टू कंटिन्यू टिल फोर्थ ईयर दे विल बी गिवन अ डिग्री इन रिसर्च। तो उस रिसर्च की डिग्री के साथ वो अपनी रिसर्च एक्टिविटीज को फर्दर परस्यू कर सकते हैं, एंड दिस ओपन्स और लिंक्स द रिसर्च विद द इंस्टीट्यूट्स, जो इंडिया में अभी तक एक मिसिंग लिंक थी। इसके साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट हायर एजुकेशन सिस्टम में भी इंट्रोड्यूस किया गया है थ्रू द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को थ्रू आउट देयर कॉलेज और द एकेडमिक सेशन, and on the basis of those credits their final results or assessment would be done. The next big reform is the introduction of MERU, that is multidisciplinary education and research universities. ये universities IIT level के equivalent होंगी and would be set up as best models ऑफ द ग्लोबल मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज। तो अभी जो हम देखते हैं कि हमारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो मल्टीडिसिप्लिनरी नहीं होते हैं। अगर आईआईटी है वो मोस्टली फोकस करता है इंजीनियरिंग में और साइंस में, वहां पे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज नहीं होता है। बट नाउ ऑन इवन आईआईटीज, आईआईएम्स एंड ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी वुड बी मेड मल्टीडिसिप्लिनरी, मतलब वहां पे सारे स्ट्रीम्स होंगी सो दैट एक्सपोजर एंड द हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इज प्रोवाइडेड टू एनी स्टूडेंट। कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स को भी सूट करता है। अगर आप सपोज करें कि कोई सिविल इंजीनियर है तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिविल इंजीनियर को डैम बनाना आना चाहिए, उसे उस डैम के सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स भी पता होने चाहिए, जिसके लिए उसकी नॉलेज को मल्टीडिसिप्लिनरी होना जरूरी है। सो दीज यूनिवर्सिटीज वुड प्रोवाइड सच काइंड ऑफ नॉलेज नाउ टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। The next big reform is the development or the setting up of National Research Foundation. National Research Foundation एक अपेक्स बॉडी होगी जो रिसर्च कल्चर और रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी इन यूनिवर्सिटीज में। इसके साथ इमोशनल एस्पेक्ट्स एंड द ग्रोइंग नंबर ऑफ सुसाइड्स अमंग द चिल्ड्रन उसको भी एम्फेसिस दिया गया है बाय मेकिंग कंपल्सरी द काउंसलिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग स्ट्रेस एंड इमोशनल एडजस्टमेंट्स इन एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब अगर हम हायर एजुकेशन के रेगुलेशन की बात करें देन द बिग रिफॉर्म आउट हियर इज कि यूजीसी और AICTE दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इन दो बॉडीज को अब हटा दिया गया है एंड न्यू बॉडी वुड कम अप दैट इज द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज हेक्की। तो हेक्की अब पूरे हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगी और उसके इंडिपेंडेंट खुद के 4 वर्टिकल्स होंगे। जो पहला वर्टिकल होगा वो रेगुलेशन देखेगा, सेकंड स्टैंडर्ड्स देखेगा, थर्ड फंडिंग देखेगा और चौथा अक्रेडिटेशन देखेगा। तो इससे अकाउंटेबिलिटी भी सेट होती है इवन विद इन द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो अगेन अभी तक मिसिंग थी। यहाँ पे लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करी गई है जिसके थ्रू कंप्लीट फंक्शनल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाएगी टू 200 टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज टू मेक देम वर्ल्ड क्लास। देन जो एफिलिएशन दिए जाते थे हमारे कॉलेजेस को लाइक डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा एफिलिएशंस, वो सारे फेज आउट होंगे इन दी नेक्स्ट 15 ईयर्स और हर कॉलेज को अपने आप में ऑटोनॉमस बनाया जाएगा या उसे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर हम हायर एजुकेशन के टीचर्स की बात करें देन उससे रिलेटेड भी रिफॉर्म्स यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन्ड है। एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा फॉर द टीचर्स एजुकेशन व्हिच वुड बी एप्लीकेबल to the teachers of higher education, and also a national mission on mentoring would be launched जिसके थ्रू जो भी रिटायर्ड फैकल्टीज या प्रोफेसर्स हैं उनके नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस को यूज किया जाएगा, उनको इंक्लूड किया जाएगा so as to mentor the existing faculties and professors. Now coming on to the inclusive nature of the higher education, इस पॉलिसी में रिफॉर्म्स मेंशन्ड है the extension of the national scholarship portal and also measures to encourage the private institutions
इंस्टीट्यूशंस कि वो स्कॉलरशिप ऑफर करें टू मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके साथ ही मेरिट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, स्पेशली दोज ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द वल्नरेबल सेक्शन। कोरोना वायरस पेंडेमिक ने एजुकेशन सिस्टम को एक टर्न दिया है, टर्न टुवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन को इस पॉलिसी में स्पेशल एम्फोसिस दिया गया है और उसको प्रॉपरली कंसिडर भी किया गया है। अ डेडिकेटेड यूनिट हैज बीन डिसाइडेड टू सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लाइब्रेरी एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो डेडिकेटेड यूनिट के अलावा एक ऑटोनॉमस बॉडी भी प्लान करी है गवर्नमेंट ने इन दिस पॉलिसी, एंड दैट इज द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, which will provide a platform for free exchange of ideas on the use of technology। तो ये फोरम भी काफी हेल्पफुल होगी along with the dedicated unit जो कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को प्रमोट और फैसिलिटेट करेगी। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने थ्रू दिस पॉलिसी हैज प्लान टू एस्टैब्लिश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन फॉर लैंग्वेजेस सच एज पाली, पर्शियन एंड संस्कृत across the higher education institutions। And the next big reform that this policy has come out is with respect to the internationalization of the education system of our country। हमारी कंट्री में एजुकेशन से रिलेटेड सबसे बड़ा एक लैक्यूना था कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आने को विलिंग नहीं थी, रिलेक्टेंट थी काफी ज्यादा। यूपीए गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा कोशिश करी कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज, स्पेशली टॉप 20 यूनिवर्सिटीज इंडिया में आए, बट दे शोड नो इंटरेस्ट एट ऑल। पॉलिसी दैट इज NEP 2020 has decided to select the top 100 global institutions. Probably they will select through the QS World Rankings and they will be nudged to come to India। इसके काफी ज्यादा फायदे हैं बिकॉज अराउंड 7.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल इंडिया के बाहर जाते हैं पढ़ने, और इसमें जो टोटल खर्चा आता है दैट इज नियर अबाउट $20 बिलियन। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही अच्छा नहीं है, बट इट विल गिव द कॉम्पिटिशन टू द ओवरऑल यूनिवर्सिटीज एंड द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर प्लेस्ड इन इंडिया। तो उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लिफ्ट अप होंगे और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करेंगे। इसके साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस क्रिएट किया जाएगा हर एक इंस्टीट्यूशन में आर ऑलरेडी होस्टिंग फॉरेन स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो द एग्जिस्टिंग हाई परफॉर्मिंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स वुड बी एनकरेज्ड to set up their own institutes in foreign places or in foreign lands। The final objective of this policy is to achieve 100% literacy among the adults। तो ये कुछ key highlights थे of the National Education Policy 2020 जो हम easily analyze कर सकते हैं और जिसकी relevance हम easily देख सकते हैं, because now we know the evolution of the entire Indian education system, the loopholes of the existing Indian education system, and the highlights key provisions which have been provided or being promoted थ्रू दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं और लिमिटेशंस हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के भी। वो कंसर्न्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, एंड जस्ट बिकॉज दिस पॉलिसी हैज नॉट बीन नोटिफाइड येट, वो सारे कंसर्न्स आयरन आउट होना जरूरी है। These concerns are कि इस पॉलिसी में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड या उनके इंफ्रा को फर्दर रेनोवेट करने की बात नहीं करी गई है। इट इज टॉकिंग अबाउट फैसिलिटेटिंग द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस टू कम इन एंड प्ले अ ग्रेटर रोल, जिससे अवेलेबिलिटी कंपोनेंट तो बढ़ेगा बट एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी शायद रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ऑल्सो टीचर्स ट्रेनिंग की अगर हम बात करें जो इंडिया में काफी पुअर है, बिकॉज क्वालिटी दैट टीचर्स गिव टू स्टूडेंट इज वेरी पुअर विच रिजल्ट्स इनटू पुअर लर्निंग आउटकम्स। तो एग्जिस्टिंग टीचर्स की एजुकेशन या ट्रेनिंग की बात इस पॉलिसी में नहीं करी गई है। इट टॉक्स इन द फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव कि जो आने वाले टीचर्स हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किए जाएंगे और उनके लिए एक नेशनल मेंटरिंग मिशन बनाया जाएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको कैसे अपग्रेड किया जाएगा ये इस पॉलिसी में मेंशन नहीं है। ऑल्सो दिस पॉलिसी इज साइलेंट ऑन स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स को एजुकेशन में कैसे इंटीग्रेट किया जाए। फ्रॉम द फेडरल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर कंट्री, इस पॉलिसी में एक और लैक्यूना है, दैट इज
it talks about the centralization of the education system. एजुकेशन सिस्टम को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट और तब इसका डिसेंट्रलाइजेशन प्लान किया गया था। लेकिन ये पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन की बात करती है which definitely will deprive the states of their regulating power। तो स्टेट्स का अगर इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं आएगा पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के स्टेज पे, देन इस पॉलिसी का रोल आउट होना इन एन इफेक्टिव मैनर इज हार्ड टू इमेजिन। और सारी बात आके रुक जाती है इंप्लीमेंटेशन पे, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है तो स्टेट्स का इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड दे हैव टू बी मेड इक्वल पार्टनर्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एंटायर पॉलिसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉलिसी में जो फंडिंग की बात करी है दैट इज 6% ऑफ द जीडीपी which is quite good if we compare it with the other countries, should again be implemented in an effective manner। in fact कुछ experts ने ये भी suggest किया है कि इसका effective implementation ensure करने के लिए एक law बनाया जाए to make it compulsory or mandatory for the government to spend at least 6% of the GDP on the education। एक इतनी बड़ी पॉलिसी जब रोल आउट होती है तो ये सही नहीं होगा कि गवर्नमेंट उसे अपने एंड पे रोल आउट कर दे। इट शुड बी प्रॉपरली डिबेटेड एंड डिलिबरेटेड इन द पार्लियामेंट एंड बाय द पार्लियामेंट्री कमिटीज एज वेल, बिकॉज इसमें जो भी लैक्यूनास हैं, लूप होल्स हैं, वो प्रॉपर डेलिबरेशन से ओवरकम किए जाएं, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए। एंड एट लास्ट वी वुड से दैट दिस पॉलिसी इज ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर एंड ऑब्वियसली हैज फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव, बट इट शुड फर्दर बी deliberated upon by all the experts and especially in the parliament so that it has greater acceptance among all the stakeholders, especially the states which have equally important role in the implementation of the policy। If you think that we have cracked the National Education Policy 2020 in a right manner, then please do let us know in the comment section below. Also like and share it if you have learned anything out of this video. Thank you for your patient listening.